सो हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। देखो, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले तो इंट्रो देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझा दूंगा इंट्रोडक्शन के अंदर ही, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बेसिक, सारा बेसिक से लेके एडवांस तक। और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को भी आज देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, चलो। सबसे टफ बच्चों को लगता है ये चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सीक्वेंस वाइज क्या हो रहा है, अगर ये टर्म बड़ी है उस टर्म से तो क्या होगा, ए क्या होता है, डी क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलो, पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। देखो, वादा कर रहा है कि स्टार्टिंग से समझाएंगे और ए से लेकर जेड तक पूरी चीजें समझा देंगे। सबसे पहले समझो, अगर मैं कोई एक नंबर का एक सीक्वेंस बना दूं, सुनते रहना, एक नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर्स की एक सीक्वेंस या सीरीज बना दूं, उसके अंदर क्या होगा समझो। अब जैसे 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, और आगे जितना भी चलता जाएगा। अब ध्यान से समझना, अगर मैंने ये जैसे 2 का टेबल लिख दिया, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है? सुनते रहो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज देखते हैं, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और डी होना चाहिए। अभी डी क्या होता है भैया? डी होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? कि अगर जितनी भी नंबर्स दे रखे हैं, इन सारे नंबर्स को मैं कहूंगा टर्म्स। क्या कहूंगा? टर्म्स। अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, इनको टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, इसको क्या बोलेंगे भैया? A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, इसको बोलेंगे A5। इतनी बात क्लियर हुई? छोटी सी चीज थी। A1, A2, A3, A4, A5। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, अब मुझे थोड़ी पता है मैं कहां तक जाऊंगा या कितने सारे नंबर दे रखे हैं, तो उस टर्म को बोल देंगे AN। इसी को कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म, जो सबसे आखिरी टर्म आई। अब एक पेज में अगर मैं आपसे बोलूं, एक पेज में 1000 टर्म लिख दो, तो नहीं लिख सकते आप क्या करोगे? लास्ट टर्म लिख दोगे, बोलोगे भैया AN लिख दिया, मतलब A100 लिख दिया। जो A100 पे जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू है, उसी चीज को कहेंगे लास्ट टर्म। अब ध्यान से समझो, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, सारी टर्म्स हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, अगर मैंने डी निकाल दिया एक बार, तो वो सारे सीक्वेंस के अंदर, पूरी एपी के अंदर सेम रहेगा। बात समझ आई? कैसे? देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं A1 ये है, A2 ये है, समझते रहना। अब मैं आपको बताता हूं डी कैसे निकालते हैं। डी सब जगह कैसे भी निकाल सकते हो। कैसे? अगली टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगली टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सपोज करो इनको भूल जाता हूं अभी, ठीक है, और मैं इन दो टर्म्स को यूज कर रहा हूं। A2 क्या है? पहले लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, क्या आएगा? 4 माइनस 2। कॉमन सी बात है, 4 माइनस 2 कितना आया? 2। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, क्या मैं इसको नहीं यूज कर सकता, A5 और A4 को? मैं लिखूंगा A5 माइनस A4, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। 10 माइनस 8 कितना आया बच्चों? 2 आ गया। अब क्या मैं ये लिख सकता हूं? मुझे इतना बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्या मैं ये लिख सकता हूं A5 माइनस A1? बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बोला? अगली टर्म जो लिख रहे हो उससे पिछली टर्म माइनस करनी है। अगली टर्म जो लिख रहे हो उससे पिछली टर्म माइनस करनी है। बात इतनी समझो। ये बात क्लियर होगी? A5 माइनस A4, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो भैया ये तो क्लियर हो गया, चलो डिफरेंस निकालना सीख गए। आगे बताइए आप, आगे क्या होता है? आगे फॉर्मूला आता है जनरल टर्म का। फॉर्मूला होता है आपका ये। अब ये क्या बवाल चीज है? ध्यान, ये आपकी, ये समझो इस तरीके से, ये है जनरल टर्म। एन, एन जो होगा उसको बोलेंगे
nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म a n इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d इंटू डी। फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो नंबर के अंदर आपको सीक्वेंस दे रखा होगा उसमें पहली वैल्यू फर्स्ट टर्म कहलाएगी। बात समझ आ गई? चलो अब इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे nth टर्म की मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूंगा n 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n कितना हुआ, 10 हुआ। बात समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो दिस इज योर d। अब d का मतलब अभी कितनी देर हो गई पढ़े हुए, अभी तो पढ़ा जस्ट, क्या था, कॉमन डिफरेंस। क्या था, कॉमन डिफरेंस। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चले आगे। अब चलो यहां लिखा भी मैंने, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज योर कॉमन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म जितनी वहां पर लिखी हुई है। एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 5 8 11 लिख रहा हूं, सुनते रहना, 2 5 8 11, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं 1 2 3 4 लिख दी, क्या कह रहा हूं मैं, 1 2 3 4। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों ये निकाल के दिखाओ, ए 10वें नंबर पे क्या आएगी, ए 10वें नंबर पे क्या टर्म आएगी। मैंने आपसे n दे दिया, ये आपका n हो गया, ये आपका n हो गया। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है। ए आपकी 8 10, n आपका 10 हो गया। ए 10 की वैल्यू निकालनी है, ए 10 की वैल्यू का मतलब है 10वें नंबर पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस पे क्या वैल्यू आएगी। लेकिन यहां पर कितनी वैल्यू दे रखी है, सिर्फ 4, ठीक है। तो मैं करूंगा कैसे, देखो A1 मुझे दे रखा है बच्चों 2, 2 लिख दिया। D कितना है, क्या करते हैं, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, मतलब 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3 बचा। अब देखो मुझे AP चेक करना है, अगर AP नहीं होगा तो इसका मतलब इसका D कॉमन नहीं होगा, मतलब D कॉमन नहीं है तो AP नहीं है, ठीक है। 11 में से 8 गए तब भी 3 बच रहा है, 8 में से 5 गए तब भी 3 बच रहा है, 5 में से 2 गए तब भी 3 बच रहा है। इसका मतलब कि ये AP बना रहा है। क्लियर? ये दो चीज तो दिख गई। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, A10 बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 क्या हो, A1 हो गई 2 प्लस n क्या है, n होगा, ध्यान से देखो, n होगा आपका ये नंबर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू दे नहीं रखी, बात को समझना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज किस में होते हैं, n और A n, इन दो में कंफ्यूज होंगे। अब 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है, 2 प्लस 9 इंटू डी। अब डी की वैल्यू तो दे रखी है कुछ, कितनी, 3, तो ये बात क्लियर हुई, कितना आया, 30। इसका मतलब जो A10 होगा, जो 10वीं वैल्यू होगी, 10वीं वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, वो होगी बच्चों 30। कितनी होगी, 30। ये छोटी सी चीज क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो अब देखो एक टॉपिक और आता है इसके अंदर कि लास्ट टर्म से निकालो, लास्ट टर्म। अब आपने बोला था भैया ये तो लास्ट टर्म आपने बोला था, ये एल क्या है, ये एल है। अगर क्वेश्चन के अंदर बोला जाए फाइंड एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब फ्रॉम द लास्ट टर्म का मतलब है आपको A1 नहीं दे रखा, आपको लास्ट टर्म दे रखी है, तो उसके अंदर जो ये यूज होगा वो होगा फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी का। ये जो L है वो लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगी, लास्ट टर्म वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। बात इतनी समझ आई, बात इतनी समझ आई? आगे बढ़े। अब देखो एक चीज और समझना, क्या डी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या डी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, मतलब दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है। बात क्लियर हो गई? चलें आगे, चलो अब आता है सम टर्म्स। देखो सम टर्म का मतलब क्या होता है, बात समझना। आपसे ना क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म या फाइंड सम ऑफ टर्म्स,
क्वेश्चन को पढ़ना, कहीं भी नॉर्मल टर्म बोला जाए तो आप एन लगा देना, ठीक है। कहीं भी नॉर्मल चीज बोली जाएगी, फाइंड द टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, तो आप एन लगाओगे। कहीं भी सम बोल दे, सम ऑफ पर्टिकुलर टर्म, पर्टिकुलर टर्म, वहां फॉर्मूला लगेगा ये वाला, वहां फॉर्मूला लगेगा ये वाला फर्स्ट वाला। अब ये सेकंड फॉर्मूला क्या दर्शाता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है, एल का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। सबके ना फॉर्मूले थोड़े से ना याद करने की कोशिश करो। ये आपका एल है, एल मतलब लास्ट टर्म, जो वैल्यू दे रखी होगी लास्ट टर्म के बेसिस पर मुझे वो वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देनी है, बस इतनी बात है, ठीक है। चलो, अब फॉर्मूला क्या बता रहा है, बता रहा है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 2a का मतलब क्या हुआ, अभी अभी जस्ट पढ़ा है। a का मतलब फर्स्ट टर्म होती है, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। n का मतलब क्या है, n का मतलब है अगर मैंने लिखा S12 तो इसका मतलब हुआ कि भाई n की जगह पे 12 यूज करोगे, यस और नो। भैया 12 बोला था, लेकिन ये 11 कहां से आ गया, 11 थोड़ा सा ना तेज चलने की कोशिश करो, थोड़ा सा तेज। n-1 करूंगा, 12 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, एक 11 बचेगा ना। तो ये तेज चलने की वैल्यू को मैं कहता हूं भाई डायरेक्ट आंसर इस तरीके से लिखो, कोशिश ये रखो कि थोड़ा सा तेज चलने की। पेपर में प्रॉपर मत लिखो कि भाई 11-1, हाँ लिखो, लिख सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड तेज है तो बोर्ड के एग्जाम में, तो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, बस दिमाग में ये चीज रखना, वरना पेपर छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर, चलो। अब क्या होता है, ये तो फॉर्मूले को समझते हैं। देखो आपको यहां से ये सब चीजें पता ही हो गई होंगी अब तक तो। अब क्या बोला, सम ऑफ एन टर्म यूजिंग लास्ट टर्म, कहीं बोलेगा आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है, किसको यूज करके, लास्ट टर्म को यूज करके। इसका मतलब कि भैया एन अपॉन टू तो लिख दिया, डी नहीं दे रखा, क्या करेंगे, लास्ट टर्म तो दे रखी होगी क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन को समझना, कहीं अगर डी नहीं दे रखा बोलोगे भैया डी तो दे नहीं रखा यार, भैया ने सिखाया था कि डी निकाल के दिखाओ, बड़ी दिक्कत आ गई। लेकिन नहीं, देखो लास्ट टर्म को यूज कर दो, लास्ट टर्म की वैल्यू गारंटीड दे रखी होगी, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस छोटी सी चीज थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो इस तरीके से। क्या कह रहा है, डायरेक्टली अगर ओनली लास्ट टर्म इज गिवन, सिर्फ लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। अब फॉर्मूले के हिसाब से कैसे चलेंगे, तो हम लिखेंगे एन अपॉन टू, टू एल, फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखा, फर्स्ट टर्म कहीं नहीं दे रखी, इसके अंदर फर्स्ट टर्म दिख रही है कहीं, ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिर्फ लास्ट टर्म दे रखी है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, फॉर्मूला ये यूज कर देना। क्लियर हो गया, सीबीएसई में आराम से मार्क्स ले आओगे। अब आगे बढ़े, चलो। अब चलो अपने आते हैं एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सिचुएशंस में से, मतलब पहला क्वेश्चन दे रखा है कौन सी सिचुएशंस में से डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने क्या बताया था, दो टर्म होनी चाहिए, A1 होना चाहिए, D होना चाहिए। A1 तो गारंटीड होता ही होता है, अगर D नहीं मिला, कॉमन कांस्टेंट, कॉमन कांस्टेंट नहीं मिला तो मतलब AP नहीं है, तो उसका मतलब AP नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ टैक्सी फेयर, लेट द टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर कर रहा है हर एक ईच किलोमीटर पर, जब फेयर 15 था, 15 रुपए तो ले रहा, मान लेता है शुरुआत 15 से स्टार्ट हो गई, तो मतलब A1 हो गया आपका 15, इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हो गई, ठीक है। अब अब क्या करना है, अब बोला जा रहा है ईच एड फॉर ईच एडिशन किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए ले रहा है, 15 किलोमीटर मतलब सॉरी 15 किलोमीटर के हिसाब से रुपए ले रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है सेकंड किलोमीटर में कितना ले रहा है, सेकंड किलोमीटर में मतलब कुछ 1 किलोमीटर बढ़ा या कुछ भी बढ़ा, 15 तो फिक्स था, प्लस 8 भी करूंगा, कितना हुआ, ये कितना हुआ, 23, 23। अब 23 रुपए ले, उसके लिए किसके लिए, एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर, मतलब एक्स्ट्रा 8 रुपए के हिसाब से चला तो ले रहा है,
8 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, रुपए। ये हो गया 23 रुपए। अगेन थर्ड किलोमीटर चलेगा, मतलब थर्ड किलोमीटर के हिसाब से चला तो कितना हुआ, 23 + 8 31। क्लियर है। अब पहले 15 रुपए ले रहा था, दूसरे में 23 रुपए ले रहा था, इसमें 31 रुपीज ले रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। अब मैं इन दोनों का निकाल लेता हूं या एक और निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद करते हैं। फोर्थ किलोमीटर में कितना ले रहा है, फोर्थ किलोमीटर में ले रहा है 31 + 8 कितना हो गया, 39। अब बात समझो, बात समझना अच्छे से। क्या बोल रहा है, 15, 23, 31, 39। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या वैल्यू होगी, अब मैं बोलूंगा A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। बात समझ आ रही है। चलो अब मैं निकालता हूं A2 माइनस A1, 23 - 24, सॉरी 23 - 15, 23 - 15 करा, कितना आया, 8। अब अगली टर्म को भी देख लेते हैं। अगर ए टर्म का 8 आ रहा है तो इसका मतलब दूसरी टर्म का भी कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर 8 नहीं आया तो ये एपी नहीं होगी, ठीक है। डी A3 - A2, 31 - 23, 31 - 23 मुबारक हो। 8 यहां पर भी आ गया और इन दोनों को माइनस करा, 8 यहां पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका डी कॉमन आ गया, डी इज कॉमन, सॉरी डी इज कॉमन या कांस्टेंट इन ऑल सीक्वेंस, इसका मतलब देन इट्स फॉर्म क्या बना रही है, ये बना रही है अब आपकी एपी। इतनी बात क्लियर हो गई। चले आगे। चल अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम लोग द टैक्सी, नहीं अगला क्वेश्चन है ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, एक डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। चलो ये एक सिलेंडर दे दिया आपको, ठीक है, इसमें एक पिस्टन है इस तरीके का, इसमें दे दिया एक पिस्टन, पिस्टन दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, टोटल गैस मान लेते हैं कितनी प्रेजेंट होगी, कुछ भी मान लेंगे हम। उसके अंदर ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर, जब उसके अंदर वैक्यूम पंप करा जा रहा है, फिर उसको छोड़ा जा रहा है, 1/4 एयर निकल रही है। क्या कह रहा हूं, ये पिस्टन है, पिस्टन आपने इस तरीके से पंप करा, पंप करके फिर इसको निकाला, जो निकालने में गैस निकल रही है वो निकल रही है 1/4। कितनी निकल रही है, 1/4। ठीक है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है क्या एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं, एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब बोला जाता है, हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसका, लेट द टोटल गैस, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, टोटल गैस इन अ सिलेंडर, इन अ सिलेंडर प्रेजेंट, कितनी प्रेजेंट है, मान लेते हैं जस्ट थे 64 ग्राम या किलोग्राम, जो भी मान लो, केजी, इतनी प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट रिमूवल करा, मान लेते हैं फर्स्ट रिमूवल करा, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, रिमूवल मतलब 64 किलोग्राम प्रेजेंट ही इस पिस्टन के अंदर, ऐसे करके पिस्टन गया, और जब निकालेगा, निकालने पे जो इतनी अमाउंट बच गई, जो बच गई वो देखते हैं कितनी बची। तो आफ्टर फर्स्ट रिमूवल ऑफ पिस्टन, पिस्टन कह लो या वैक्यूम कह लो, एक ही चीज है इसके अंदर। तो अगर मैं 64 मल्टीप्लाई 1/4 करूंगा, 1/4 करे तो आएगा 16 आ गया, 16 किलोग्राम प्रेजेंट हो गई, 16 आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब बोलूंगा अब अमाउंट कितनी बची सिलेंडर के अंदर, अब कितनी अमाउंट बची, तो देखेंगे लेफ्ट अमाउंट, कितनी अमाउंट बची, अमाउंट ऑफ गैस कितनी थी, 64 माइनस करा 16 से, 48, 48 बची,
48 किलोग्राम बची, ठीक है। अब फिर से सेकंड रिमूवल करो, दूसरी बार फिर पिस्टन गया, सेकंड रिमूवल हुआ ऑफ पिस्टन, ऑफ पिस्टन, पिस्टन कह लो या वैक्यूम कह लो, इसके हिसाब से मैं कुछ लेके चल रहा हूँ इसको। तो अभी 16 थी, 16/1/4 काटा, कितनी बची? 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी 48 हुई ना, 48 बची ना, 48/1/4 काटा, कितनी बची? 12, 12 के हिसाब से अब क्या होगा, अब 16 में से अगर मैं माइनस करूं, वैल्यू को समझो, वैल्यू को अगर समझोगे ध्यान से तब समझ आएगी, वैल्यू को समझना अच्छे से। लेफ्ट अमाउंट ये फर्स्ट के लिए थी ऑफ गैस, ये सेकेंड अमाउंट में जब हमने रिमूवल करा तो 48 माइनस 16 करेंगे, कितना आएगा? 36, सॉरी 16 ग्राम है, हाँ। अब देखो 36 अमाउंट आई, 36 अमाउंट, 12 था ना, 12 12 करेंगे ना, 12, ये 12 अमाउंट है, 36 आ गई। अब वैल्यूज तो मिल गई, अब हम क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है क्या ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। पहली अमाउंट थी 64, दूसरी अमाउंट आई 48, तीसरी अमाउंट आई 36। अब इन दोनों को गैप देखो, अगर मैं बोलूं 48 माइनस 64 तो कितना आ सकता है? देखो ये 5 4 कितना बचा, 6 16, 16, गैप इन दोनों के बीच में -16। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं, यार है -12, तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो गैप के हिसाब से आ रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा। अब जब गैप सेम नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, जब सेम नहीं आया तो इस मतलब एपी फॉर्म नहीं हुई। बात इतनी सी थी, मैंने क्या बताया था, ए बन जाए और डी बने। अब जब ए तो कॉमन सब में आएगा ही आएगा, ठीक है। डी नहीं आ रहा, अगर डी नहीं आ रहा तो उसका मतलब एपी फॉर्म नहीं हो रही। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलो। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, उसकी वैल्यू है, कॉस्ट पड़ रही है 150 रुपए पहले मीटर के लिए। जैसे जैसे हमने मीटर बढ़ाई, जैसे जैसे हमने मीटर बढ़ाया उसके साथ हमारी 50 रुपए बढ़ जाएंगे, हर 1 मीटर के हिसाब से पैसे बढ़ गए। तो अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट मीटर वेल की, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ मीटर फर्स्ट वेल की, कॉस्ट ऑफ मीटर ऑफ कॉस्ट ऑफ मीटर फर्स्ट वेल, हमने जब पहले कुएं के हिसाब से उसको डिग करा, मतलब गड्ढा खोदा, बात हमें पहले तो हमें 150 पड़ रहे थे, ठीक है, पहले मीटर के लिए। जब अगला मीटर बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, 50 रुपए बढ़ गए। पहले अभी कितना लग रहा है, 150, सेम कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल इन फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के अंदर कितने आ रहे हैं, 150 रुपए लग रहे हैं। सेम चीज सेकंड के लिए निकालेंगे, 150 प्लस 50। अरे 50 क्यों करा, 50 इसलिए करा क्योंकि हर 1 मीटर के बाद, गड्ढे के बाद 50 रुपए जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड के लिए भी इतना ही होगा, कॉमन सी बात है। ये कितना आया, 200, तो 200 प्लस 50 कितना आया, 250। एक वैल्यू 150, 200, 250। A1 आपका 150 है, A2 आपका 200 है, A3 आपका 250 है। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, देखो डिस्टेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब 200 से 150 माइनस करा तो 50 बचा, 250 से 200 माइनस करा तब भी 50 बचा। तो ऐसे सेम करते करते इट फॉर्म्स एन एपी। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इज सेम फॉर ऑल, फॉर ऑल व्हाट, फॉर ऑल आपके
टर्म्स के लिए, फॉर ऑल टर्म्स। ठीक है, जब सारी टर्म्स के लिए सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको कॉपी करो। आगे चलते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। जब हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट करे, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% का हिसाब से। तो देखो यार, एक बैंक है, उसके अंदर हमने पैसे हर साल जमा कर रहे हैं, टेन्योर हो गया आपका 1 साल का, मतलब 1 ईयर। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बता देता हूं क्या होता है। अमाउंट पी प्लस पी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई आर अपॉन में 100। P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टेन्योर, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैल्यू के हिसाब से चलते हैं, चलो। अब इसमें क्या होगा, पहले में 10,000 रुपए जमा कर रहा है, मान लेते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि 10,000 रुपए डिपॉजिट करे, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं पहले जो वर्ड निकालूंगा वो A1 के हिसाब से निकाल रहा हूं। जब उसने डिपॉजिट करा, लिख देते हैं आफ्टर डिपॉजिट। डिपॉजिट जब करा तो अमाउंट कितनी लग रही थी आपका, A1 तो ये फिक्स हो गया। अब A2 के लिए हिसाब से चल रहा है। आफ्टर डिपॉजिट अमाउंट कितनी डिपॉजिट करी, 10,000, उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा वो निकालते हैं। मल्टीप्लाई टेन्योर कितना है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 10800, तो मतलब 10,800 रुपए का मुनाफा हो गया। ये हो गई आपके लिए A2। ठीक है, आफ्टर अगेन डिपॉजिट करा, फिर से डिपॉजिट कर रहा है। अब ये अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, कितनी अमाउंट है 10,800। आफ्टर डिपॉजिट थर्ड अमाउंट, ये सेकेंड अमाउंट थी, ये थर्ड अमाउंट है। कितना आएगा 10,800 प्लस 10,800 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब 108 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एंड जब इसको प्लस करेंगे इसके अंदर तो वैल्यू आएगी 11,664। 11,664 आपको ये मिल गई A3। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे D। आपको A1 पता चल गया। A1 क्या है आपका, ये है A1। A2 ये रहा, A3 ये रहा। अब छोटा सा क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1, उससे D निकाल सकते हो। A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका 10,800 माइनस 10,800 आ गया कॉमन, ठीक है। अब एक बार और निकालिए A3 माइनस A2 करके, क्या आएगा A3 माइनस A2 क्या है आपका 4, 16, 8, 1, 11,064। क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, क्या ये सेम आया, नहीं आया, सॉरी सॉरी, इसको फिर माइनस करिए। 11,664 00801 468 अमाउंट बढ़ गई। अमाउंट बढ़ गई मतलब ये फॉर्म नहीं कर रहा एपी, इट डजंट फॉर्म एन एपी। एपी क्यों नहीं फॉर्म कर रहा भाई, क्योंकि सर भाई 864 आ गया। जब डिफरेंस A3 माइनस A2 का डिफरेंस 864 आ गया, और हमने निकाला था A2 माइनस A1 का फॉर्म जो आ रहा था 800, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अब जब ए बी फॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, डी कॉमन नहीं आया। डी कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब बी फॉर्म नहीं हुआ। छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़े आप, चलो देख लो एक बार अच्छे से, आगे चलते हैं। अब आता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। देखो बहुत आसान है, ठीक है। सीक्वेंस बता दूं कैसे निकालते हैं। आपसे कोई बोलेगा A1 का फॉर्मूला, बोलोगे भैया A1 बराबर A1। कोई बोलेगा A2 का फॉर्मूला, बोलोगे भैया A प्लस डी, A1 प्लस डी। कोई बोलेगा आपसे A3 कैसे निकालते हैं, A3 निकालते हैं भैया A1 प्लस 2D। A4 कैसे निकालेंगे,
A1 प्लस 3D। A5 कैसे निकालेंगे भैया? A1 प्लस 4D। क्या समझ आ रहा है इससे? इससे समझ ये आ रहा है, अगर हम D के साथ वाला जो कोफिशिएंट नंबर होगा, जैसे ये सारे नंबर चल रहे हैं, ये आपके नंबर ऑफ टर्म से एक कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया? क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन वाले में? मैंने बोला n-1 होता है। अब मैं यहाँ नहीं लिख रहा तो इसका मतलब क्या गलत हो जाएगा? नहीं, आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, सेकंड भी बहुत सिंपल है। मैं यहां से कराता हूं ये दो। फोर्थ वाला देखो कैसे करना है। क्या बताना है? फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है। फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है जिसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। A1 दे दिया -1, D दे दिया 1/2, ठीक है। क्या निकालना है? फर्स्ट फोर टर्म, ये ऑलरेडी गिवन है। 1 2 3 4, ये निकालोगे, ये निकालोगे, निकालो। चलो, A2 बराबर A1 प्लस D। A1 कितना है? -1 प्लस ये कितना है? 1/2। इसको करा सॉल्व, कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। A2 कितना आया? A2। अगली वैल्यू के लिए करूं, चलो A3 के लिए करते हैं। चलो, A3 के लिए फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस 2D। A1 क्या है? -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इससे ये कटा, -1 प्लस 1 कितना बन गया? 0। हटा दो वैल्यू, काम खत्म। A4 के लिए फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस 3D। A1 क्या है? -1, 3 मल्टीप्लाई मतलब 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आ गई 1/2। ये आ गया A4। अब निकालते हैं, चलो A5 क्या है? A1 प्लस 4D। A1 कितना? -1 प्लस 4/2 काटा, -1 प्लस 2 कितना हुआ? 1। बात समझ आ रही है? वैल्यू उठा उठाकर बस पुट करनी है इस सीक्वेंस के अंदर। देखो, पॉइंट वाला आप खुद से करना, पॉइंट में बस थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होती है। बता देता हूं कैसे करना है। 0.1 में से अगर सपोज करो 0.01 माइनस करना, तो 0.1 साथ में आगे 0, तो इसके हिसाब से माइनस करना, ठीक है। थोड़ा सा सीखो, बेसिक चीज है, बहुत बेसिक। आगे चले, अब देख लो एक बार अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिक्कत आएगी आप लोग को, मैं बताता हूं। फर्स्ट कर लोगे, सेकंड कर लोगे, फर्स्ट टर्म बतानी, कॉमन डिफरेंस। अच्छा अच्छा, सिंपल सा है। चलो, पहला स्टार्ट कर दो। A1 क्या है? 3। A2 क्या है? 1। चलो, अब ये बोला जा रहा क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीएफ, एपी बना रहे हैं, बता दिया इन्होंने, एपी बना रहे हैं, इनकी फर्स्ट टर्म बताओ और इनका कॉमन डिफरेंस बताओ। डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 -2 आ गया, -2 कॉमन डिफरेंस आ गया फर्स्ट का। सेकंड वाले का थोड़ा सा तेज चलना है इसके अंदर। -1 माइनस माइनस ऑलरेडी 5 भी है, -1 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस एक गया 4। डी की वैल्यू हो गई 4। थर्ड वाले में देखो क्या करना है? 5/3 माइनस 5/3 माइनस 1/3, 4/3 आ गया आंसर, लो डी। फोर्थ वाले में A2 माइनस A1 मतलब 1.7 माइनस 0.6। अब देखो 1.7 माइनस करना है 0.6 में से, देखो डेसिमल वैल्यू सेम सीक्वेंस के हिसाब से दे दी, तो ये आ गया आंसर 1, ये आ गया आपका 1.1, डी आ गया आपका 1.1। इसमें कुछ था भी नहीं, समझ आ रहा होगा। और सबकी फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। छोटा सा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से दिक्कत आएगी। अब देखो, इसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखो बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आप खुद से भी करना, प्रैक्टिस आपकी भी होगी। हम करते हैं, एक तो देखो इंपॉर्टेंट वाला ये बता देता हूं मैं आपको, एक ये बता देता हूं, और बाकी नीचे के सारे बता देते हैं। एक काम करते हैं, यहां से देख लेंगे सारे, बाकी देखो बच्चों वाले। आगे बढ़ते हैं, चलो कहां से शुरू करना है? फिफ्थ क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा फॉलोइंग एपी फॉर्म कर रहा है, कौन सा फॉर्म एपी नहीं कर रहा? मैंने क्या बताया, जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो इसका मतलब एपी फॉर्म हो रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम या कांस्टेंट नहीं आए तो उसका मतलब एपी फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। और जब डी निकाल दो, उसके आगे की 3 टर्म भी निकाल के देनी है बस। चलो, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है
3 कॉमा भैया 3 प्लस रूट टू कॉमा 3 प्लस 2 रूट टू कॉमा 3 प्लस 3 रूट टू ऑल्सो। आगे बढ़ते जाओ, डी निकालना है। ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो मतलब 3 प्लस रूट टू माइनस 3 नंबर है रूट टू आ गया डी। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि डी सबका सेम होगा, एक टर्म का और निकालूंगा तब जाके कंफर्म होगा। ये था आपका a2 माइनस ए वन के लिए। अब मैं यूज करता हूं a3 माइनस ए टू के लिए। बात समझो अच्छे से, ये a3 है, ये a2 है। देखो ध्यान से, ये तो 3 कट गया, ठीक है। अब बात समझना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। अब ब्रैकेट क्यों लगा दिया भैया, देखो मैं फिर से समझाता हूं। माइनस ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइनस का साइन है और वैल्यू बड़ी है। जब वैल्यू बड़ी होती है साइड में माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं सेपरेट करने के लिए। बात समझ आ गई। अब देखो ब्रैकेट अंदर घुसेगा, -3 माइनस प्लस माइनस 3 से 3 कटा, प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, 1 तो होगा। अब देखो उस रूट के साथ एक वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही होगी। तो 2 में से 1 गया, एक बचा, ये रूट टू आ गया, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम है। अब मुझे क्या निकालना है, आगे की 3 टर्म। अब देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, a5 a6 a7, a5 a6 a7 कैसे निकालेंगे देखो। a5 के लिए फॉर्मूला कुछ याद हो, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा। 4d क्या आएगा, a1 क्या है हमारा 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई रूट टू, 3 प्लस 4 रूट टू आ गया, चलो मुबारक हो। a5 आ गई आपकी 3 प्लस 4 रूट टू। a6 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, a1 5d, 5 4 ये कम क्यों करता जा रहा हूं, n माइनस वन याद हो तो 5 रूट टू, आ गई a6 के लिए। a7 निकालो अब, 3 प्लस 6 रूट टू आएगा, आंसर खत्म, मुबारक हो। छोटी सी चीज, आगे बढ़े। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। 10th क्या कह रहा है देखो, a1 आपका a है, a2 आपका 2a है, d आपका हो गया a। अब थोड़ा सा मैच करोगे ना तो आपको ना a निकल के कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही आएगा। तो आपको अब क्या निकालना है, कितनी टर्म दे रखी है, 1 2 3 4 5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है। क्यों ऐसा क्यों निकालना है, क्योंकि यार 3 मोर टर्म्स और पूछी है ना, 3 मोर टर्म। अब जब वो एंड कहां हो रहा है, एंड हो रहा है 4 टर्म पर, तो मुझे 5 6 7 3 टर्म आ गई एक्स्ट्रा। फॉर्मूला लगाता हूं, a1 क्या है a, d a क्या है, ये भी a है, तो कितना हो गया 5a। बात समझ आ गई। ऐसे सिमिलरली a6 कितना आएगा 6a, 7 कितना आएगा 7a। फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू निकालिए, आगे चले। अब चलो, अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन, सॉरी सेम ही है दोनों भी। अब आते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पर। बंद, चलो हमारा ये कह रहा है √2 √8 √18 √32। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझना। स्टार्टिंग में क्या है √2, कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाओ कि √2 कॉमन रहता रहे पूरे सीक्वेंस के अंदर, और ये 2 की टेबल में सब नंबर आते हैं, ठीक है। √2 को मैं ऐसे लिखूंगा, क्या √8 को √4 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं, मतलब √4 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, ठीक है। √18 को √9 √2 लिख सकते हैं, समझ आ रहा होगा। इसको √16 मल्टीप्लाई मतलब डॉट मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं, बात समझ आ रही है। अब ये कितना होता है, ये होता है 2, साथ में √2 आ गया, कॉमा ये कितना होता है 3, साथ में √2 आ गया, ये कितना होता है 4, साथ में √2 आ गया। ये बात समझ आई, कैसे आ रही है ये नंबर भाई। √4 कितना होता है 2, √9 कितना होता है 3, स्क्वायर रूट्स 8 क्लास, √16 कितना होता है 8,
कर दिया पुट, सॉरी 4। अब क्या करूंगा, देखो दोनों सब में ना डी सेम सेम लग रहा है, 1 √2, तो डी आ गया आपका √2, A1 आपका है √2। अब आपको क्या निकालना है, A4, सॉरी A5 कितना होगा, A1 कितना है √2 प्लस 4 √2, A6 कितना है आपका √2 प्लस 5 √2, A7 कितना आपका √2 प्लस 6 √2। फॉर्मूला पुट इसमें नहीं लिख के दिखाया मैंने, आपको थोड़ा सा समझना है खुद से भी कि वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं उसके हिसाब से। क्लियर है, चलें आगे। चलो अब कौन सा बचा, ये बचा, ये रहा 8th वाला, क्या है √6, √3, √6, √9, √12। ये तो √3 ऐसे ही हो गया, इसको स्प्लिट करके नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको क्या करेंगे 3 लिख देंगे, इसको √12। देखो कहीं भी ना, कहीं भी डी नहीं आ रहा कॉमन, व्हेन देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो फिर नॉट फॉर्म एनएपी, एपी फॉर्म नहीं हो रही, यहीं पे छोड़ दोगे आंसर। बात क्लियर हो रही है, आगे चले अब, क्योंकि डिफरेंस सबका सेम नहीं है, किसी में रूट है, किसी में नंबर है, इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं आगे पे, इन दो पे समझो। 1 का स्क्वायर करो 1 आया, 3 का स्क्वायर करो 9 आया, 5 का स्क्वायर करो 25 आया, 7 का स्क्वायर करो 49 आया। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन निकालते हैं, चलो कितना आया 8, इन दोनों को कॉमन निकालेंगे कितना आ सकता है 16। बात समझ आ रही है, 16 आ रहा है, इन दोनों को कॉमन निकालते हैं कितना आएगा 24। भाई देखो डी हमने क्या पढ़ा था, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जब कांस्टेंट नहीं आ रहा तो एपी फॉर्म ये भी नहीं कर रहा है, एपी फॉर्म ये भी नहीं कर रहा। कौन सा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 9th, 9th है, सॉरी सॉरी 18 19 19वां क्वेश्चन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन भी फॉर्म एपी नहीं कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हो भैया, चलो सारे एपी फॉर्म हो ही नहीं रहे, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1, 5 का 25, 7 का 49, 73, इन दोनों में से माइनस करा 24 आया, डी आ गया। इन दोनों को माइनस करा कितना आया, ये भी 24 आ गया। ओ, अब इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, अगर 24 आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये भी एपी फॉर्म नहीं करेगी। चलो इसका भी डी कॉमन आ गया 24, तीनों सीक्वेंस के हिसाब से डी कॉमन आ गया। अब क्या निकालना है हमारा फाइनल, अब निकालना है A5 कितना आएगा A1 प्लस 4D, A1 कितना है आपका 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई डी कितना है, तो 24 मल्टीप्लाई 4, 1 प्लस 16, 96, 97 आ गई आपकी A5। अब निकालते हैं A6, A1 प्लस 5D, A1 कितना है 1, 5 मल्टीप्लाई 24, 4 5 20, 121, A6 आ गई आपकी 121, A7, A1 प्लस 6D, A1 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है, डी कितना है आपका 24, 1 प्लस 24 से 6 मल्टीप्लाई करो 144, 145 आ गया A7। ये आ गई 3 मोर वैल्यू आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्लियर है इतना, आगे चले। चलो देखो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गई, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर सेकंड एक्सरसाइज को देखेंगे, उसके अंदर अगली एक्सरसाइज को देखेंगे और पूरा चैप्टर समाप्त होता है। देखो आपको इंट्रो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हमने पढ़ा क्या, A1 पढ़ा, डी पढ़ा, एसएन की टर्म पढ़ी। अब यूज कैसे करना है आपके सामने मैंने यूज करके दिखा दिया हर एक्सरसाइज के अंदर। अब देखो यूज करना आपको भी है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, क्लास 10th है, फिर बोलूंगा मेहनत के साथ ही सब चीजें होंगी, बिना बिना कोई मेहनत के कोई क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। आप पहले पढ़ लोगे, देखोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला। सीरियसली बता रहा हूं, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा।
खुद से दिमाग लगाओ, यूज करो। क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, डेफिनेटली उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।